पाकिस्तान का असल मसला जो है वो है टैक्स की चोरी। और टैक्स की चोरी होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है अनडॉक्यूमेंटेड और कैश इकोनॉमी। कैश की ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना एफबीआर तो क्या पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ कैश को ट्रेस किया जा सकेगा बल्कि दो मुख्तलिफ तरीकों से कैश को ट्रेस किया जा सकेगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मौज़म शाहिद और आप देख रहे हैं बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़, जहां हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान को एक बेहतर पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। एक ऐसा पाकिस्तान जो कि मुआशी तौर पर एक मजबूत और समाजी तौर पर एक महफूज और जराइम से पाक पाकिस्तान हो। तो इस सिलसिले में पिछली वीडियो में हमने बात की कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल हैं क्या और ये कितने गंभीर होते जा रहे हैं हर आने वाले दिन के साथ। इन मसाइल की असल वजह क्या है और इन मसाइल की वजह से आम लोगों की ज़िंदगियों पर इससे क्या मनफी असर पड़ता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि पाकिस्तान के इन मसाइल का हल क्या है। तो अपनी पिछली वीडियो में हमने इस बात का तयन कर लिया हुआ है कि पाकिस्तान का असल मसला जो है वो है टैक्स की चोरी। और टैक्स की चोरी होने की सबसे बड़ी वजह जो है वो है अनडॉक्यूमेंटेड और कैश इकोनॉमी, जिसे दूसरे लफ्ज़ों में ब्लैक इकोनॉमी कहा जाता है। और ये टैक्स की चोरी होती कैसे है? जब आप लोग कोई चीज़ खरीदते हैं और उसकी अदायगी कैश की सूरत में करते हैं तो ऐसे कैश की ट्रांजैक्शन को ट्रेस करना एफबीआर तो क्या पूरी दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो होता क्या है कि जो कारोबारी हजरात होते हैं वो अपनी ऐसी इनकम को जो कैश की सूरत में उन्हें हुई होती है उसको रिपोर्ट नहीं करते। तो जब वो रिपोर्ट नहीं करते तो उसके ऊपर टैक्स भी जमा नहीं करवाते। तो एफबीआर के पास क्योंकि कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उनकी सेल्स को ट्रैक करने का, तो एफबीआर भी उनसे सेल्स टैक्स की वसूली में नाकाम रहता है। और जब सेल्स टैक्स वसूल नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली उनसे इनकम टैक्स भी वसूल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं। जब आपको किसी बिजनेस की सेल्स का इल्म हो जाए तो आप उसकी आमदन का आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, और इसी तरह अगर आपको किसी बिजनेस की इनकम का या आमदन का अंदाजा हो जाए तो आप उसकी सेल्स का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि एफबीआर के पास इन दोनों का अंदाजा लगाने का या इनके बारे में जानने का कोई सिस्टम मौजूद नहीं है, तो ये जो कारोबारी हजरात हैं ये आज तक टैक्स की चोरी करते आ रहे हैं और तब तक करते रहेंगे जब तक एफबीआर या हुकूमत पाकिस्तान कैश को ट्रेस करने का कोई सिस्टम ना बना ले। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि कैश को ट्रेस करने का सिस्टम पूरी दुनिया में इस वक्त तक मौजूद नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कह सकता हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके कह सकता हूँ कि हम इस नामुमकिन को पाकिस्तान के अंदर से ही मुमकिन बनाएंगे। और इसके लिए मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ वो कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दिया, अल्लाह ताला ने मुझे अपने लोगों की फ़िक्र करने की तौफीक दी, और अल्लाह ताला ने मुझे ऐसे लोगों के साथ मिलवाया जिनकी मदद के साथ मैं ऐसा सिस्टम डिज़ाइन करने में कामयाब हो गया जिसकी मदद से ना सिर्फ कैश को ट्रेस किया जा सकेगा बल्कि दो मुख्तलिफ तरीक़ों से कैश को ट्रेस किया जा सकेगा। लेकिन इन सिस्टम्स के बारे में आप लोगों के साथ तफसील शेयर करने से पहले मैं एक वजाहत करना चाहता हूं कि इन सिस्टम्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मैं जानबूझकर आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूंगा, और उसकी वजह होगी मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन। तो बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल भी आएगा कि भाई अगर आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की प्रोटेक्शन का मसला है तो आप उनको प्रोटेक्ट करवा लें। तो ऐसे मेरे जो दोस्त हजरात इस वीडियो को सुन रहे हैं उनके लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिर्फ अगर मैं अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इस सिस्टम के जो हैं उनको प्रोटेक्ट करवाना चाहूँ तो उसकी कॉस्ट भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स में होती है। और इसके अलावा आपने सिर्फ एक कंट्री के लिए ये प्रोटेक्ट नहीं करवाना होता, ये क्योंकि यूनिवर्सल सिस्टम है तो इसको आप पूरी दुनिया के लिए अपना जो पेटेंट है वो खरीदना होता है, और उसकी कॉस्ट मिलियंस ऑफ डॉलर्स में है। और इतना ही नहीं, जब आप इसके पेटेंट्स खरीदते हैं या इसकी प्रोटेक्शन करवाते हैं अपने आइडिया की, तो उसको आपने रिन्यू भी करवाना होता है, क्योंकि वो जो प्रोटेक्शन होती है वो एक खास टाइम के लिए होती है। तो मैं इन मसाइल की वजह से अपने आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करना चाहता, ये मेरा है सादा सा जवाब। लेकिन इस सिलसिले में इतनी ही बात तो डेफिनेटली काफ़ी नहीं होगी, आप लोगों की तसल्ली इतनी बात सुनकर तो नहीं होगी, लेकिन इस सिलसिले में मैं आप लोगों के साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो इससे मुतल्लिक़ है वो ज़रूर शेयर करूँगा, जिससे आपको अंदाज़ा हो सकेगा कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें कितनी हकीकत है और ये कितना मुमकिन है या मुमकिन नहीं। इसकी तफसील मैं आप लोगों के साथ एक अलहदा वीडियो में शेयर करूंगा जिसका उन्वान होगा मेरे डिज़ाइन करदा सिस्टम्स की हकीकत और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने कैश को ट्रेस करने का सिर्फ सिस्टम ही नहीं बल्कि दो मुख्तलिफ तरीकों से ट्रेस करने का सिस्टम डिज़ाइन किया है। और अगर आप गूगल पर सर्च करने की भी कोशिश करेंगे तो आपको कैश के ट्रेस करने के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन इस चैनल के ज़रिए आप पहली दफ़ा कैश को ट्रेस करने के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन सुन सकेंगे। इसके अलावा मैंने एक ऐसा सिस्टम डिज़ाइन किया है जो प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन के लिए तैयार किया गया है, और इसका मकसद ये है कि जो प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त के ज़रिए प्रॉपर्टी की कीमत को कम या ज़्यादा करके टैक्स की चोरी की जाती है उसको रोका जा सके। और ये भी अपनी नौइयत का दुनिया भर में मुनफरद और जदीद तरीन सिस्टम होगा, और ये सिस्टम रियल स्टेट के जरिए होने वाली टैक्स की चोरी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो अभी तक मैंने पाकिस्तान से टैक्स चोरी और पैसे के साथ जुड़े दीगर जराइम को रोकने के लिए जो सिस्टम डिज़ाइन किए हैं उनकी कुल तादाद तकरीबन 13 है, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ 3 सिस्टम्स की बात करेंगे और बाकी जो सिस्टम्स हैं उनके बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे, इसलिए कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और फिर इसको मुझे एडिट करने में और यूट्यूब पर अपलोड करने में मसाइल आएंगे। लिहाजा इसको मैं 2 हिस्सों में तकसीम करूंगा, और आज हम सिर्फ जो मैंने खुद से सिस्टम डिज़ाइन किए हैं कैश की ट्रेसिंग के लिए, फॉरेन करेंसी की ट्रेसिंग के लिए और रियल एस्टेट वैल्यूएशन के लिए, हम सिर्फ उन 3 सिस्टम के ऊपर बात करेंगे और बाकी सिस्टम के बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ अपनी आज की प्रेजेंटेशन की तरफ। अब हम बात करते हैं उन सिस्टम्स के बारे में जो मैंने पाकिस्तान के मुआशी मसाइल के मुस्तकिल हल और पैसे के साथ जुड़े बहुत सारे दीगर जराइम को पाकिस्तान से ख़त्म करने के लिए डिज़ाइन किए हैं। इन सिस्टम्स को मैंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का नाम दिया है और इनकी कुल तादाद अभी तक है 9, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 3 सिस्टम्स के बारे में बात करेंगे, जो है कैश ट्रैकिंग सिस्टम, फॉरेन करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम और रियल इस्टेट वैल्यूएशन सिस्टम। लेकिन इन सिस्टम को पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ बुनियादी ज़रूरियत हैं। जब तक वो पूरी नहीं होगी इन सिस्टम को कामयाबी के साथ पाकिस्तान के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। अब वो बुनियादी ज़रूरियत हैं क्या, उनकी मैं आपको तफसील बताता हूँ। पहले नंबर पर तो है जी, पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा पाकिस्तान के अंदर कैश को ट्रेसेबल बनाने के लिए। दूसरे नंबर पे जो इसकी ज़रूरत है वो ये है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग करेंसी नोट्स इन सर्कुलेशन है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इशू किए हैं उनको रिकवर किया जाए और उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। वो किया कैसे जाएगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तीसरे नंबर पर यह है कि एक डेटाबेस डेवलप की जाए जिसमें करेंसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाए कि पाकिस्तान के पास करेंसी है कितनी इशू की है, किन लोगों के पास वो मौजूद है और किन लोगों ने पुरानी करेंसी वापस की है। तो इस सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक डेटाबेस डेवलप की जाए। चौथे नंबर पे जो इसकी ज़रूरत है वो ये है कि कुछ ऐसी स्मार्ट करेंसी डिज़ाइन की जाए जिसको फ्यूचर के अंदर ट्रेसेबल बनाना मुमकिन हो सके। पांचवें नंबर पे ये है कि जो हम न्यू करेंसी डिज़ाइन करें और उसको इशू करें, उसके इशू करने के वक्त उस करेंसी को उनके बेनिफिशरीज के साथ लिंक किया जाए जिन लोगों ने उस करेंसी को इस्तेमाल करना है। छठे नंबर पे जो इसकी ज़रूरत है इस सिस्टम की वो ये है कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए रिपोर्टिंग के लिए कि जो भी फ्यूचर में कैश ट्रांजैक्शन हो उनको रिपोर्ट करना मुमकिन हो सके, उनको डॉक्यूमेंट करना मुमकिन हो सके। तो इस सिलसिले में सबसे पहली जो ज़रूरत है वो है जी टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल। तो इस सिलसिले में जिन टेक्नोलॉजीज़ की मुझे इस सिस्टम के ज़रिए कैश को ट्रेसेबल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी उनकी तफसील मैंने इस टेबल में रेड कॉलम में दी हुई है और उसकी एग्जाम्पल्स मैंने ग्रीन कॉलम में दी हुई हैं। तो जो टेक्नोलॉजी हमें चाहिए वो है मोबाइल फ़ोन, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल ऐप्स, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एफपॉस कंप्यूटर्स, डेटाबेसेस और बहुत सारे दूसरे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टूल्स। लेकिन इसमें हमारी लिमिटेशन क्या है पाकिस्तान के हवाले से? पाकिस्तान के बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं, मसलन कुछ सहरा हैं, कुछ पहाड़ हैं और कुछ ऐसे एरियाज हैं जो बॉर्डर के करीब है, वहाँ पे कोई मोबाइल नेटवर्क काम नहीं करता, वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत भी नहीं है। और कुछ एरिया तो पाकिस्तान के ऐसे हैं जहाँ पे बिजली भी नहीं है। तो जहाँ बिजली भी नहीं है, इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल फ़ोन भी नहीं है, वहाँ पे हम इन हार्डवेयर डिवाइसेस को और सॉफ्टवेयर को कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, किस चीज़ के ऊपर इस्तेमाल करेंगे कि हम कैश को ट्रेसेबल बना सकें? लेकिन ये कोई ऐसा मसला नहीं है, इसका हल हमारे पास मौजूद है। और अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा कहे कि इसका हल मौजूद नहीं है तो मेरे साथ रब्ता करें, मैं उनको ये भी बता दूंगा कि इन मसाइल का हल दिनों के अंदर किया जा सकता है और पोर्टेबल सोल्यूशन इसके मौजूद हैं, इंटरनेट के भी, मोबाइल फ़ोन्स के भी और पावर के भी। तो करेंसी को डॉक्यूमेंट करने के हवाले से कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसका सोल्यूशन पाकिस्तान के लिए क्विक टाइम में अवेलेबल ना हो। अब जो दूसरी ज़रूरत है इस सिस्टम की वो ये है कि जो इस वक्त करेंसी इन सर्कुलेशन है उसको रिकवर किया जाए और उसको अकाउंटेबल बनाया जाए। तो उसके लिए जो टूल इस्तेमाल होता है दुनिया भर में उसको कहते हैं डीमोनेटाइजेशन। तो उन लोगों के लिए जिनको डीमोनेटाइजेशन के बारे में नहीं पता उनके लिए मैं आपको ये बता दूं सादा अल्फाज में कि अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आज ये फैसला कर ले कि पाकिस्तान के अंदर जितने करेंसी नोट हैं उनको फलां तारीख के बाद बंद कर दिया जाएगा, तो जिन लोगों के पास वो पड़े हुए हैं वो गवर्नमेंट के बैंकों के पास या कमर्शियल बैंकों के पास
जमा करवा दें तो उससे क्या होगा? उससे होगा क्या कि जो लोगों ने गैर कानूनी तरीके से रकम अपने पास जमा की होगी, भले वो लूटमार की सूरत में जमा की हुई है या उसके ऊपर टैक्स ना जमा करवा के वो गैर कानूनी रकम बन गई हुई है, वो सारी रकम उनको बैंकों में जमा करवानी पड़ेगी। और जब वो बैंकों में जमा करवाने के लिए आएंगे तो वहां पे हम उनको अकाउंटेबल कर लेंगे। लेकिन स्टेट बैंक के ख्याल में इसमें दो बड़े मसाइल हैं। एक तो है जी कि जब आप सारी करेंसी को खत्म कर देंगे तो उस वक्त लोग किस करेंसी के साथ खरीद फरोख्त करेंगे, ये पहला मसला है उनका। और दूसरा उनका मसला ये है कि जब आप लोगों से कहेंगे कि इस करेंसी को वापस बैंकों में जमा करवा दें तो बैंकों के पास तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, इतना सिस्टम ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 23 करोड़ लोगों से इतनी सारी करेंसी, तकरीबन 6000 अरब की करेंसी इन सर्कुलेशन है इस वक्त, कि वो इस करेंसी को वसूल कर सकें और उसके अल्टरनेट में कोई ऐसी करेंसी इशू कर सकें फौरन, जिसके साथ लोग अपनी खरीदो फरोख्त शुरू कर सकें जैसे ही वो अपनी पुरानी करेंसी को जमा करवाएं। तो मैंने उनको सोल्यूशन इन राइटिंग दिए थे जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। कि इसमें मैंने जो पेएबिलिटी के उनके प्रॉब्लम थे उसके लिए इनको 5 सोल्यूशन बताए थे, जिनमें से पहला सोल्यूशन जो है वो ट्रांजिशनल पेपर करेंसी है। ये मैंने खुद डिज़ाइन की है और ये सिर्फ डिमोनेटाइजेशन की प्रोसेस को सपोर्ट करने के लिए काम करेगी। और जैसे ही डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा ये करेंसी खत्म हो जाएगी और इसकी रिप्लेसमेंट में एक नई करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी जाएगी। वो मैं आपको आगे बताता हूँ वो कौन सी होगी। दूसरा जो पेमेंट सोल्यूशन होगा जब कोई करेंसी अवेलेबल नहीं होगी वो होगा पे आईडी। तो जो लोग इस पे आईडी से वाकफियत नहीं रखते उनके लिए मैं ये बता दूं कि जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका मोबाइल नंबर या आपका ईमेल एड्रेस आपके अकाउंट नंबर के साथ लिंक कर दिया जाता है। और आपने जब फ्यूचर में कोई पेमेंट करनी हो तो आप अपने मोबाइल नंबर के थ्रू या ईमेल एड्रेस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। ऐसी पेमेंट्स को पे आईडीज कहते हैं। और पे आईडी क्या होता है? आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस पे आईडी बन जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो डिजिटल करेंसीज है जो इस वक्त भी मौजूद है। आपके बैंक कार्ड तो खत्म नहीं होंगे, आप बैंक कार्ड के थ्रू पेमेंट करें जहाँ पे भी करनी है। उसके अलावा बैंक टू बैंक ऑनलाइन ट्रांसफर करें जिसको आपने पेमेंट करनी है, जिससे खरीदारी करनी है, सारा कुछ हो रहा है। चौथा जो ऑप्शन था वो भी इस वक्त मौजूद है, मसलन बीरर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक चेक्स हैं, पे ऑर्डर्स हैं, डिमांड ड्राफ्ट्स हैं, ये सारे तो खत्म नहीं होंगे। आप इसके जरिए पेमेंट करें जितनी करनी है। सिर्फ ये है कि इनको लेने के लिए जो कैश का इस्तेमाल था वो खत्म हो जाएगा। उसके बरक्स आपने बैंकों में जब पैसे जमा करवा दिए होंगे तो बैंकों से जाके आप अपने जो भी आपका बीरर इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए अपनी जरूरत के मुताबिक उसको बनवाएं। पांचवा ऑप्शन जो था पेमेंट का वो मैंने एक उन लोगों के लिए तैयार किया था या उन इलाकों के लिए तैयार किया था जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं या सहरा हैं या पहाड़ हैं जहाँ पे कोई नेटवर्क नहीं है, जिनका हमने पहले जिक्र किया टेक्नोलॉजी की मुश्किलात के हवाले से। लेकिन अगर पाकिस्तान थोड़े से पैसे खर्चे तो वो हम क्विक टाइम में वो मुश्किलात हैं उनके ऊपर काबू पा सकते हैं। लेकिन अगर वो ना हो सके किसी भी वजह से तो उन इलाकों के लिए मैंने सस्पेंस करेंसी डिज़ाइन की है। जैसे ही वो लोग आके अपनी पुरानी करेंसी को वापस करेंगे उनके अगेंस्ट उनको ये सस्पेंस करेंसी इशू कर दी जाएगी और ये फ्रॉम द टाइम दे रिटर्न द मनी इट विल बी वैलिड फॉर एनी परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो दूसरा जो इशू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने रेज किया था डीमोनेटाइजेशन वाले थे वो ये था कि पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि 23 करोड़ लोगों से इतनी सारी रकम यानी कि 6000 अरब के करीब की जो रकम है उसको वापस वसूल कर सके। तो मेरा कहना है कि ये बिल्कुल मुमकिन है, मैं स्टेट बैंक के साथ एग्री नहीं करता। और उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये मैंने स्टेट बैंक को इन राइटिंग भी यही लिखा था अपने प्रपोजल में कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो कैपेसिटी है कैश को वापस लेने के लिए उसमें 1,01,190 गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कैशबैक आउटलेट्स होंगे जो पर डे पूरे मुल्क के अंदर सर्व कर रहे होंगे कैश को वापस लेने के हवाले से और नए कैश को इशू करने के हवाले से। और दूसरे नंबर मैंने उनको ये भी बताया था कि ये जो कैशबैक आउटलेट्स होंगे उनमें कस्टमर सर्विस का जो टाइम होगा एक कस्टमर के लिए, फर्ज कर लें एक कस्टमर लेके आता है 1 लाख रुपया, उसमें 5,000 के नोट्स भी हैं, 1000 के भी हैं, 5,000 के भी, इसी तरह 5-10 के भी होंगे। तो ऐसा कस्टमर जो ये इस तरह के सारे नोट्स लेके उनसे पेमेंट वसूल करने के लिए, वो पुराने नोट वसूल करने के लिए, उनका अकाउंट सेटअप करने के लिए और उनको नए नोट इशू करने के लिए, जिसे मैंने ट्रांजिशनल पेपर करेंसी का नाम दिया है, वो इशू करने के लिए ऑन एवरेज 1 लाख रुपए के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और ये सारा काम डीमोनेटाइजेशन का जो है इसको कंप्लीट होने में 3 महीने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। अब इसी बात को मैं सर्टिफाई करने के लिए आपको अगले टेबल की तरफ लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप देखें तो ये वो आउटलेट्स हैं जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया। पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट जो कैशबैक आउटलेट्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं वो 1,01,190 हैं और उनको मैं इस तरह के सिस्टम्स और हार्डवेयर के साथ इक्विप करूंगा कि उनके लिए इस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस को हैंडल करना
बिल्कुल भी कोई मसला नहीं होगा। अब इस डिमोनेटाइजेशन प्रोसेस को हम मैनेज करेंगे और इसको पॉसिबल कैसे बनाएंगे विद इन द टाइम लिमिट कि टोटल जो ओल्ड करेंसी है वो रिकवर भी हो जाए और नई करेंसी इश्यू भी हो जाए और लोगों को इस दौरान पेमेंट के भी इश्यूज ना हो। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो बैंकिंग सिस्टम के कैपेसिटी के इश्यूज हैं उनको कैसे हम ओवरकम करेंगे। तो जैसे मैंने आपको पिछली स्लाइड पे बताया कि पाकिस्तान के अंदर जो हमने गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कैशबैक आउटलेट्स आइडेंटिफाई किए हैं उनकी कुल तादाद है 1,01,190। पाकिस्तान की कुल आबादी है 23 करोड़। अगर 23 करोड़ की आबादी को 1,01,190 आउटलेट सर्व करें तो पर आउटलेट जो लोग हमने सर्व करने हैं उनकी तादाद बनती है 2,273 लोग। इसमें बच्चे भी होंगे, बूढ़े भी होंगे जिनके पास कोई पैसा नहीं है और उन्होंने बैंकों में वो जमा करवाने भी नहीं है ना। ये कुल आबादी है, फैमिलीज नहीं है। अब इन लोगों का अगर सर्व करने के लिए हम ये फैसला कर लें कि हमने 90 दिन के अंदर अंदर डिमोनेटाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो हर दिन हमें कितने लोग सर्व करने पड़ते हैं? 25 लोग। सिर्फ 25 लोग हर आउटलेट हर दिन सर्व करे तो 23 करोड़ जो अवाम है वो सर्व हो जाती है। अब बात ये है कि ये जो कैशबैक आउटलेट्स हैं ये अवेलेबल कितने फ्रीक्वेंट होंगे? क्या इसके लिए एक बंदे को 100 किलोमीटर दूर जाके अपने बैंक में पैसे जमा करवाने पड़ेंगे? तो ऐसा नहीं है। पॉपुलेशन के हिसाब से जहां पे पॉपुलेटेड एरियाज हैं, पॉपुलेटेड एरिया में हर 5 किलोमीटर के अंदर कम से कम एक कैशबैक आउटलेट होगा और जहां पे आबादी कम है और एरिया ज्यादा है वहां पे उसी तनासुब से कम एक कैशबैक आउटलेट होगा और लोगों को वहां जाने के लिए और कैश को जमा करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात नहीं उठानी पड़ेंगी, ये हमारी गारंटी है। तो इसके लिए ये जो है मैंने सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 11 दिसंबर 2019 को भेजी थी, जिसका मैंने रखा था सब्जेक्ट डिमोनेटाइजेशन इन पाकिस्तान कॉन्सेप्ट पेपर। इसमें मैंने इनको गारंटी दी थी कि ये जो मैंने आपको पेमेंट सोल्यूशन बताए हैं जिसमें ट्रांजिशनल पेपर करेंसी का मैंने जिक्र किया और साथ में मैंने सस्पेंस करेंसी का जिक्र किया, तो इस सारे की इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त यह है कि आप मेरे साथ कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट साइन करें ताकि मेरा जो आइडिया है वो लीक ना हो। और दूसरा ये कि कोई ऑथोराइज्ड बंदा हो जिसके पास अथॉरिटी हो इस सिस्टम को आगे इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन क्या उनका जवाब था वो मैं आपको एक अलग वीडियो में बताऊंगा। इसके साथ साथ मैंने उनको गारंटी दी थी कि ये सिस्टम जो है मैं आपको आके वहां पे अपने खर्चे पे इनकी डिमॉन्स्ट्रेशन भी दूंगा। अगर आप उससे सेटिस्फाई ना हो सके कि जो मैं कह रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ या नहीं, तो आप मुझे $25 मिलियन के लिए प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। मतलब उसका ये है कि जो मैं क्लेम करता हूँ अगर वो मैं ना कर सकूँ और उसके नतीजे में आपको कोई नुकसान हो जाए तो आप मुझसे 2,75 करोड़ रुपए के इक्विवेलेंट ऑस्ट्रेलियन डॉलर में रिकवरी कर सकते हैं मेरी इंश्योरेंस कंपनी से, जिसके लिए मेरे पास प्रोफेशनल इंडेमनिटी इंश्योरेंस है। लेकिन यहाँ तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे 1% भी शक नहीं है कि ये सिस्टम 100% सक्सेसफुल भी है और वर्केबल भी है, प्रैक्टिकल भी है। अब हम बात करते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट की, डाटा डेवलपमेंट एंड डेटाबेस मैनेजमेंट। तो इसमें जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि जब भी लोग पुरानी करेंसी को बैंकों के पास जमा करवाने आएंगे तो उस वक्त हम उनका रिकॉर्ड रखेंगे कि कौन आ रहा है, कौन सी करेंसी लेके आ रहा है, कितनी लेके आ रहा है। डाटा वहां पे मेंटेन हो गया। फिर जो हम नई करेंसी इशू करेंगे उसकी डेटाबेस की रिकमेंडेशंस तैयार हैं कि वो करेंसी की डेटाबेस हमने कैसे डिज़ाइन करनी है और उसको ट्रेसेबल बनाने के लिए कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन स्टोर करनी है। उसके अलावा तीसरी जो इसमें लिंक हमने क्रिएट करना है वो ये है कि जिन लोगों को करेंसी इशू की जाएगी उनका भी हमने रिकॉर्ड रखना है और जो जो करेंसी उनको इशू करनी है डेफिनेटली उसका भी रिकॉर्ड साथ में उनके साथ वो लिंक हो जाएगी। तो ये सारी डेटाबेस जो है करेंसी की कलेक्शन के टाइम पे, करेंसी की प्रिंटिंग के टाइम पे और करेंसी के इश्यूएंस के टाइम पे हम जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करेंगे उसके थ्रू ये डेटाबेस डेवलप हो जाएगी और यही डेटाबेस कैश ट्रांजैक्शन को ट्रेसेबल बनाने के लिए और इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने के लिए इस्तेमाल होगी। अब चौथे नंबर पे आ जाती है कि कौन सी करेंसी हमने फ्यूचर में डिजाइन करनी है जिसको हम ट्रेसेबल कर सकें। उसमें मेरी रिकमेंडेशन तो कभी भी ये नहीं होगी कि पाकिस्तान जो है वो एग्जिस्टिंग करेंसी से मिलती जुलती करेंसी डिजाइन करे, लेकिन फर्ज कर लें किसी भी वजह से पाकिस्तान इसी चीज़ पे बजिद हो कि हमने वही करेंसी या उसी से मिलती जुलती करेंसी डिज़ाइन करनी है जो इस वक्त मौजूद है, तो उस करेंसी को ट्रेसेबल करने से के हवाले से जो मेरी गारंटी है यानी कि मेरी कंपनी की जिसे हम मैक्सट्रा ऑस्ट्रेलिया प्रोप्राइटरी लिमिटेड कहते हैं उसकी ये गारंटी है कि 70 to 80% हम उस करेंसी को भी ट्रेसेबल बना देंगे। उसके अलावा इस करेंसी के फ्लो के ऊपर 70 to 80% कंट्रोल होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर किसी वजह से हमें लग रहा है कि ये करेंसी जो हमने नई इशू की है ये डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम कर रही है, डॉक्यूमेंटेशन इसकी नहीं हो रही, तो हम उन लोगों तक जिनकी वजह से ये करेंसी डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा नहीं बन रही होगी उनको आइडेंटिफाई भी कर सकेंगे और उनकी एक्सेस को रोक भी सकेंगे ताकि वो लोग करेंसी की
डॉक्यूमेंटेशन में रुकावट ना बन सके। तो इसका मतलब है कि करेंसी के फ्लो के ऊपर भी हमारा 70 to 80% कंट्रोल होगा अगर पाकिस्तान ये करेंसी भी इशू करे जो इस वक्त है मौजूद पाकिस्तान के अंदर। तीसरे नंबर पे ये जो वेरीफाइबिलिटी है, ये फंक्शन जो है ये हमने सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि ब्लैक जो मार्केट है करेंसी की वो ना डेवलप हो सके। बाद दफा आपने बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो है पाकिस्तान की फेक करेंसी प्रिंट कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि ब्लैक मार्केट जन्म लेती है। हमने जो करेंसी डिज़ाइन करनी है उसकी वेरीफाइबिलिटी का सिस्टम इस तरह से डिज़ाइन करेंगे, अगर कोई शख्स पाकिस्तान क्या दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद है और उसके पास पाकिस्तानी करेंसी मौजूद है और वो वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये असल नोट है या जाली है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वेरीफाइड सोर्स के थ्रू से इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी कि हाँ ये वैलिड नोट है, और अगर वो फेक करेंसी नोट होगा तो उसको अकॉर्डिंगली मैसेज चला जाएगा कि ये जो आपके पास नोट है ये वैलिड नहीं है। अब दूसरे नंबर पे जो करेंसी है वो ऐसी करेंसी है जो मैंने खुद डिज़ाइन की है, जिसे मैंने मैक्स ऑस्ट्रेलियाज पेपर करेंसी का नाम दिया। अगर हुकूमत पाकिस्तान डिसाइड करती है कि उन्होंने वो करेंसी नई इशू करनी है जो मैंने डिज़ाइन की है, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी की मेरी 100% की गारंटी है कि हम 100% उस करेंसी को ट्रेसेबल करेंगे, 100% उसके फ्लो के ऊपर हमारा कंट्रोल होगा, 100% वो वेरीफाइबल होगी, और उसको जो है कॉपी करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा। इसके अलावा उसके बहुत सारे दूसरे भी फायदे होंगे जो मैं अपनी वीडियोस में साथ साथ बताता रहूँगा आप लोगों को। अब आ जाता है जी कि इस करेंसी को इसके बेनिफिशियरीज के साथ लिंक कैसे करना। वो मैंने आपको डेटाबेस डेवलपमेंट में पहले बता दिया कि इसको जब हम इशू करेंगे तो जो लोग इसको रिसीव करने के लिए आएंगे उनका डाटा मेंटेन किया जाएगा कि किसको कितनी नई करेंसी कौन कौन सी इशू की जा रही है। तो इसको हम उस वक्त इनके बेनिफिशियरीज के साथ लिंक कर लेंगे जिन्होंने इस करेंसी को फ्यूचर में यूज़ करना है, ताकि हम उनको अकाउंटेबल भी बना सकें उस करेंसी के लिए जो उन्होंने वसूल की है, और इस करेंसी को ट्रेसेबल भी कर सकें। छठे नंबर पे है जी डेवलपिंग रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर फ्यूचर ट्रांजैक्शन। तो इसके साथ साथ हमने एक ऐसा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी डेवलप करना है जिसके थ्रू हम कैश ट्रांजैक्शन के फ्यूचर के अंदर ट्रेसेबल बना सकें। तो इसके लिए जो मैंने किया है वो एक काम तो ये किया है कि मैंने इंटीग्रेशन की है। इंटीग्रेशन किन की है, मैंने पाकिस्तान के अंदर कम से कम 13 या 14 ऐसे डिपार्टमेंट्स सेलेक्ट किए हैं जिनमें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स भी हैं, मसलन FIA है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, FBR है, इसी तरह के कुछ दूसरे इदारे। तो ये जो फाइनेंशियल रेगुलेटर हैं और कुछ दूसरे इदारे जहाँ पे कैश की फ्रीक्वेंट यूटिलाइजेशन होती है, उन इदारों को मैंने इंटीग्रेट किया है। वो इंटीग्रेशन क्या करेगी, वो रियल टाइम में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी इंडिविजुअल्स की और बिजनेसेस की जो फंड्स ट्रांसफर कर रहे होंगे बिटवीन A एंड B। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं जो मैं आपको दूसरे सिस्टम के साथ एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ बहुत लंबी बात हो जाएगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी बताने की है कि इस जो कैश है जो हम इशू करेंगे उसकी रिपोर्टिंग के लिए जो मैकेनिज्म है वो हमने डिज़ाइन किया, जिसमें मेरे दूसरे जो इंटेलिजेंस सिस्टम जिनका मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया, और उसके अलावा मैंने कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम्स भी डिज़ाइन किए। ये सारे सिस्टम मिलके इस कैश को और इसके अलावा किसी भी फंड ट्रांसफर के सोर्स को ट्रेस करना मुमकिन बना सकेंगे। अब इन कैश ट्रांजैक्शन को या किसी भी दूसरे फंड के सोर्स को ट्रेसेबल बनाने के लिए जो हमने रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया है वो है क्या। अगर उसमें पाकिस्तान की हुकूमत ये डिसाइड करती है कि उन्होंने एग्जिस्टिंग करेंसी नोट के साथ मिलते जुलते करेंसी नोट जो हैं वही इशू करने हैं, तो हमारा रिपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या होगा। उसमें रिपोर्टिंग के लिए सबसे पहले डेफिनेटली जो टूल होगा वो हमारा करेंसी नोट्स होंगे जो हमने नए इशू किए होंगे, उसके अलावा करेंसी की डेटाबेस होगी जो हमने डेवलप की है, उसके अलावा हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे मैक्स ऑस्ट्रेलिया के जो हमने डिज़ाइन किए हैं इस करेंसी को ट्रेसेबल बनाने के लिए, और उसके अलावा वो फाइनेंशियल सिस्टम जो मैंने कुल डिज़ाइन किए जो 9 है, इसके अलावा 5 ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम, ये 14 सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होंगे और पाकिस्तान के 13-14 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटीग्रेट होंगे। ये सारे सिस्टम्स मिलकर इसकी रिपोर्टिंग को मुमकिन बनाएंगे कैश ट्रांजैक्शन की। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की गारंटी हम क्या देते हैं, अगर एग्जिस्टिंग करेंसी के साथ मिलती जुलती करेंसी ही इशू की जाए, इसके बावजूद हमारी ये गारंटी है कि पाकिस्तान के अंदर कैश इकोनॉमी को हम 70 to 80% डॉक्यूमेंट कर देंगे। इसके अलावा ट्रेसेबिलिटी ऑफ करेंसी जो है वो 70 to 80%, कैश ट्रांजैक्शन को 70 to 80% जो है वो ट्रेसेबल कर देंगे आपके लिए। उसके अलावा जहाँ पे हमें लग रहा होगा कि इस एरिया में या इस बिजनेस की तरफ से कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट नहीं होंगी, तो सिस्टम उनको डिटेक्ट भी कर सकेगा, उन एरियाज को भी डिटेक्ट कर सकेगा जहाँ पे कैश ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट नहीं हो रही, और वहाँ पे कैश की सप्लाई को कंट्रोल भी कर सकेगा। अब ये कंट्रोल जो है एग्जिस्टिंग करेंसी से मिलती जुलती करेंसी के अंदर भी हमारा 70 to 80% होगा, और इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमारी ह्यूमन के ऊपर डिपेंडेंसी होगी, आम पब्लिक के ऊपर या ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या दूसरे किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, वो 20 to 30% के करीब होगी। और ये सिस्टम जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कंट्रोल किए जाएंगे ताकि ह्यूमन इन्फ्लुएंस इनमें कम से कम हो
और कोई भी शख्स या इदारा इनको मैनिपुलेट करके अपने मनफी मकासद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। लेकिन इसके बावजूद, इस सारे कुछ के बावजूद, मैं कभी भी हुकूमत पाकिस्तान को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि इस करेंसी को पाकिस्तान के अंदर इशू करें, क्योंकि ये फिर भी 70 to 80% जो है इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करती है। बाकी 30% क्यों ना होनी चाहिए, सारी होनी चाहिए। अब वो कैसे होगी वो मैं आपको बताता हूँ। जो करेंसी मैंने डिजाइन की है, जिसे हमने मैक्स स्मार्ट करेंसी का नाम दिया है, इसमें भी रिपोर्टिंग मैकेनिज्म जो है वो वही तकरीबन होगा जो पिछले में है। करेंसी नोट्स होंगे जो हम इशू करेंगे, ये भी पेपर करेंसी है। करेंसी की डेटाबेस होगी जो हमने पहले से डेवलप की है। मैक्स ऑस्ट्रेलिया के फाइनेंशियल कंट्रोल्स होंगे जो मेरे सीक्रेट्स हैं। इसके अलावा मैक्स ऑस्ट्रेलिया के अदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम जिनका मैंने इस वीडियो के शुरू में जिक्र किया, जो टोटल 9 हैं, जिनमें से 3 हम डिस्कस कर रहे हैं और 6 अगली वीडियो में करेंगे। और इसके अलावा 5 दूसरे ह्यूमन इंटेलिजेंस सिस्टम हैं जो किसी अलग वीडियो में आपके साथ में जिक्र करूंगा। अब अगर हम ये मैक्सटर ऑस्ट्रेलिया की जो स्मार्ट करेंसी है इसको इशू करें, तो इस करेंसी के साथ जो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की मेरी गारंटी है वो 100% है। इस करेंसी को ट्रेसेबल करने की जो गारंटी है, गारंटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्लेम नहीं, वो भी 100% है। गारंटी का मतलब अगर मैं ये ना कर सकूँ तो मेरे लिए डैमेजेस हैं जो मेरे $25 मिलियन की इंश्योरेंस के अगेंस्ट क्लेम किए जा सकते हैं। उसके अलावा कंट्रोल ऑन द फ्लो ऑफ दिस करेंसी जो है वो भी 100% होगा। अब ह्यूमन डिपेंडेंसी ऑफ दिस सिस्टम क्या होगी कि इस सिस्टम को डेफिनेटली इनपुट तो चाहिए ना इंफॉर्मेशन के लिए, डेटाबेस को डेवलप करने के लिए, रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए। तो ये जो ह्यूमन डिपेंडेंसी है ये लेस देन 10% होगी। सिस्टम खुद सारा कुछ करेगा और ये सारे काम जो हैं इनमें ज़्यादा जो काम होंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए किए जाएंगे, इसीलिए ह्यूमन डिपेंडेंसी जो है वो लेस देन 10% है। अब हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी ट्रैकिंग सिस्टम की। तो इसमें मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ क्या किया है कि फॉरेन करेंसी को हाईली डिपेंडेंट कर दिया है लोकल करेंसी के ऊपर। इसका मतलब दूसरे लफ्ज़ों में, आसान लफ्ज़ों में ये है कि जब किसी बंदे ने फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल करना होगा पाकिस्तान के अंदर, तो उसका एक ही तरीका है ना, या उसके एवज वो कोई चीज़ें खरीदेगा या उसके अगेंस्ट पाकिस्तानी करेंसी को खरीद कर पाकिस्तानी करेंसी से अपनी ज़रूरियात पूरी करेगा। तो हमने कैश को तो ट्रेसेबल पहले कर दिया है। तो जैसे ही ये शख्स फॉरेन करेंसी लेके किसी आउटलेट पे जाएगा करेंसी एक्सचेंज वाले के पास उस करेंसी को पाकिस्तानी करेंसी में चेंज करवाने के लिए, तो वहाँ पे हमारे फाइनेंशियल कंट्रोल्स इन एक्शन आ जाएंगे और इस बंदे को ऐसा करने से रोक देंगे। लेकिन ये कब कर सकेगा कि अपनी फॉरेन करेंसी को लोकल पाकिस्तानी करेंसी में वो एक्सचेंज करवा सके? उसके लिए इसे करना क्या है? पहली तो उसके लिए शर्त है कि हम सारे लोगों से ये कहेंगे, बिजनेस से और इंडिविजुअल से, कि आपके पास जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको ना सिर्फ डिक्लेयर करें बल्कि उसकी डिक्लेरेशन को वेरीफाई करने के लिए हम उन्हें इस बात पर भी मजबूर करेंगे कि अपनी ऐसी तमाम करेंसी को बैंकों के अंदर जमा करवाएं, बिल्कुल उसी तरह जैसे डीमोनेटाइजेशन के दौरान हमने लोकल करेंसी को बैंकों तक पहुंचाया था। वहीं पे इनका डाटा भी मेंटेन किया जाएगा और उसी डाटा की मदद से इनकी फ्यूचर में ट्रेसेबिलिटी भी मुमकिन बनाई जाएगी। अब वो लोग जो कहेंगे कि हम इस सिस्टम को नहीं मानते, हम इसको डिक्लेयर नहीं करते, इस करेंसी को, इसको बैंक में जमा नहीं करवाते, तो उन लोगों के लिए बुरी खबर ये है कि मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि उनकी ये करेंसी पाकिस्तान के अंदर उनके किसी काम की नहीं होगी। इन करेंसी नोट्स की वैल्यू, जो फॉरेन करेंसी नोट्स होंगे जो अनडिक्लेयर्ड होंगे, उनकी वैल्यू टिश्यू पेपर से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि वो उनके किसी काम या प्रोडक्ट्स की खरीदो फरोख्त के लिए नहीं आ सकेगी, या उसके अगेंस्ट अगर उन्हें लोकल करेंसी खरीदनी हो वो तब भी नहीं ले सकेंगे, क्योंकि सिस्टम के अंदर मैंने चेक्स बहुत सारे लगाए हुए हैं। और उसके अलावा मैंने आपको जो बताया 13-14 जो डिफरेंट पाकिस्तान की सिस्टम है, जिनमें फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के सिस्टम है, FIA है, स्टेट बैंक है, FBR है, बिजनेसेस हैं, बैंक्स हैं। तो ये जब सिस्टम सारे आपस में एक दूसरे के साथ रियल टाइम में इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होंगे, तो मुझे ये बताएं कि ये शख्स या कोई इदारा जिसके पास फॉरेन करेंसी होगी और उसने डिक्लेयर नहीं की होगी, उसको इस्तेमाल वो कैसे कर सकेगा? बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकेगा। तो इस तरह से हम फॉरेन करेंसी को भी ट्रेसेबल बनाएंगे। अब आगे आ जाती है जी बात रियल एस्टेट वैल्यूएशन सिस्टम की। तो रियल एस्टेट वैल्यूएशन सिस्टम जो है ये मैंने डिज़ाइन किया है पाकिस्तान के अंदर जो टैक्स की चोरी होती है, प्रॉपर्टी की कीमत को अंडर डिक्लेयर करके या ओवर डिक्लेयर करके, जो भी उसका पर्पज हो, उसको हम रोक सकें। तो अभी जो इससे मिलते जुलते सिस्टम पूरी दुनिया में मौजूद हैं, उनमें एक तो है बैंक मॉर्गेज, दूसरा है प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स का सिस्टम। तो ये काम कैसे करते हैं? जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें होता अमूमन ये है कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदनी होती है वो बैंकों से लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदते हैं। तो ऐसी जरूरत नहीं, क्योंकि बैंक ने पेमेंट करनी होती है प्रॉपर्टी फरोख्त करने वाले को, तो वो ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट हो जाती है, उसमें टैक्स की चोरी का जो ऑप्शन होता है वो बहुत कम रह जाता है। तो इसी तरह जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स हैं वो क्या करते हैं, वो भी अपनी एक जजमेंट करते हैं कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू दूसरी जो प्रॉपर्टीज के साथ मिलती जुलती हैं इस एरिया में, उनके लिहाज से कितनी होनी चाहिए।
तो वो जो एक एस्टिमेट होता है वो भी तकरीबन 80 to 90% एक्यूरेट होता है। लेकिन मैं इनको 80 to 90% एक्यूरेट क्यों कहता हूँ? ये जो प्रॉपर्टी वैल्यूअर्स वाला सिस्टम, क्योंकि ये प्योरली ह्यूमन जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, तो एक ह्यूमन जजमेंट कैसे कहेगी कि मेरे घर में जो टूटियां लगी हुई हैं वो कितनी महंगी हैं और जो दूसरे के घर में लगी हैं वो कितनी महंगी हैं। मैंने पक्की लकड़ी के साथ घर का फर्नीचर बनाया है, फिक्सर बनाया है, फिक्सर की बात करूँ, फर्नीचर की नहीं, फिक्सर बनाया है, लेकिन दूसरे जो घर वाले हैं उसने कोई आर्टिफिशियल टिम्बर इस्तेमाल किया, उसके घर की वैल्यू डेफिनेटली मेरे घर से कम होगी, क्योंकि मैंने नेचुरल और जो पक्की लकड़ है उसके साथ वो घर के फिक्सर बनाए हैं। तो वो एक ह्यूमन जजमेंट है जिसमें एक्यूरेसी का बिल्कुल पता नहीं चल सकेगा। इसमें मार्जिन होता है 5-10% अप एंड डाउन हो जाती है। लेकिन बैंक मॉर्गेज जो है ये भी 80 to 90% एक्यूरेट क्यों है? उसकी वजह ये है कि जिस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदनी होती है वो बैंक से जब लोन लेता है तो उससे पहले उसने अपने पास भी कुछ डिपॉजिट शो करना होता है कि मेरे पास इतना डिपॉजिट मौजूद है कैश की सूरत में या बैंक डिपॉजिट की सूरत में, जिसके अगेंस्ट मैंने मॉर्गेज लेना है। लेकिन उसमें भी ऑप्शन ये होता है कि जो उसने कैश की पेमेंट करनी है उसको अगर वो सेलर को डायरेक्टली पे कर दे और उसी ट्रांजैक्शन को अंडर वैल्यू कर ले जो उसने कैश की सूरत में पे कर दी, क्योंकि उसकी ट्रेसेबिलिटी नहीं है, तो वो जो है उसकी टैक्स की चोरी का जरिया बन सकती है। लेकिन इसके बावजूद मैं इसको 80 to 90% एक्यूरेट सिस्टम कहूंगा। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो मैंने सिस्टम डिजाइन किया उसमें 80 to 90% नहीं, वो 100% एक्यूरेट होगा। कोई भी शख्स जो प्रॉपर्टी खरीदेगा या जो प्रॉपर्टी बेचेगा उसके लिए ये मुमकिन ही नहीं होगा कि वो एक पैसा, रुपए नहीं, एक पैसा भी अपनी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू उसको कम या ज्यादा डिक्लेयर कर सके उससे जो उसने रकम वसूल की होगी या अदा की होगी। अब वो कैसे, उसकी मैं मिसाल देता हूँ आपको। अगर कोई शख्स जो है वो किसी ऐसे इलाके में रहता है जहाँ जमीन की जो वैल्यू है वो 10 लाख रुपए मरला है और उसके पास 10 मरले का एक प्लाट है, उसके साथ पड़ोसी का भी 10 मरले का प्लाट है, दोनों की वैल्यू सरकारी रेट के मुताबिक तो 1 करोड़ होगी ना। लेकिन एक बंदा जो है उसके पास बहुत सारा पैसा था, उसने 2-3 करोड़ उसके ऊपर भी लगाया। दूसरा बंदा जो था वो गरीब आदमी था, उसके पास सिर्फ 4-5 लाख रुपए थे, उसने उससे छात्र कर ली और उसमें रहने लगे। लेकिन ये दोनों प्लाट जब फरोख्त होंगे और उसके ऊपर टैक्स वसूल किया जाएगा गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के अंदर, तो उसका वो जो डीसी रेट या गवर्नमेंट रेट जिसे कहते हैं वो तो 1 करोड़ है। अब जिसने 4 करोड़ ऊपर लगाया है वो तो 5 करोड़ उस घर की कीमत वसूल करेगा। लेकिन एफबीआर के पास या दूसरे इदारों के पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उसकी वैल्यूएशन का। तो होता क्या है कि वो भी 1 करोड़ के ऊपर ही टैक्स पे कर रहा है, जिसके मकान की वैल्यू 4-5 करोड़ है, जिसके मकान की वैल्यू तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख या 20 लाख है वो भी 1 करोड़ के ऊपर टैक्स दे रहा है। और जिसका सिर्फ प्लाट है, जिसके ऊपर कोई उसने बिल्डिंग खड़ी नहीं की, वो भी 1 करोड़ के ऊपर टैक्स दे रहा है क्योंकि डीसी रेट वो है। तो ये क्या, ये कुछ जायज और मुनसिफाना सिस्टम तो नहीं है और ना कोई ये मंतकी सिस्टम है। अब वैल्यूएशन का पाकिस्तान के अंदर जो सिस्टम है वो डीसी रेट्स हैं। तो मैं एक ऐसा सिस्टम लेके आया हूँ जिसके अंदर जो खरीदार होगा वो जितनी रकम अदा करेगा और जो फरोख्तकार होगा वो जितने पैसे वसूल करेगा उसकी 100% पैसों के लिहाज से भी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है वो एफबीआर को भी जाएगी, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास भी जाएगी, अदालतों के पास भी जाएगी और बैंकों के पास भी जाएगी। हर उस बंदे के पास जाएगी, उस इदारे के पास जाएगी जो उस ट्रांजैक्शन का रेगुलेटर है या मेरे सिस्टम जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है उनका हिस्सा है। जो मैंने आपको 13 या 14 सिस्टम कहे थे जो मैंने इंटीग्रेट किए हैं अपने फाइनेंशियल कंट्रोल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और कैश ट्रांजैक्शन के अलावा किसी भी किस्म के फंड्स के ट्रांसफर को ट्रेसेबल बनाने के लिए, तो वो जो 13-14 सिस्टम है उनके साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर होगी। तो किसी भी शख्स के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि 13-14 सिस्टम्स को बीट कर सके, मुमकिन ही नहीं है। तो ये सिस्टम जो है वो 100% एक्यूरेसी के साथ किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को मुमकिन बनाएगा। और ये सिस्टम सारे जितने मैंने सिस्टम कहे हैं ये तकरीबन सारे सिस्टम जो हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए काम करेंगे। और जो डाटा की इनपुट होगी, अगर तो मेरे वाली करेंसी डिजाइन की जाती है तो उसमें डाटा की इनपुट के लिए ये सिस्टम 10% से भी कम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होंगे और जो इसके यूजर्स होंगे उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं होगी कि इन सिस्टम्स को वो टेम्पर कर सकें या मैनिपुलेट करके अपने या किसी दूसरे के मनफी फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। तो अभी तक जिन सिस्टम के बारे में हमने बात की है तो वो सिस्टम थे जो खालिस्तान मैंने खुद डिजाइन किए हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे सिस्टम भी हैं जो मैंने दूसरी दुनिया से कॉपी किए हैं और उनमें ज़रूरी तब्दीलियां करने के बाद उनको पाकिस्तान और पाकिस्तानियों की ज़रूरियात के मुताबिक डिज़ाइन किया है ताकि हम पाकिस्तान से उन बुराइयों का खात्मा कर सकें जिन बुराइयों की वजह से पाकिस्तान माली मुश्किलात का शिकार है। और इन सिस्टम के जरिए हम वो फायदे उठाएंगे जो इन सिस्टम्स के बनाने वालों ने भी अपने सिस्टम और टेक्नोलॉजी से नहीं उठाए होंगे। ये सिस्टम पाकिस्तान से टैक्स चोरी खत्म करने के अलावा और क्या क्या कुछ कर सकते हैं, इनके बारे में मैं अपनी अगली वीडियोज में
आपको तफसील के साथ बताता रहूंगा। लिहाजा आप देखते रहिए बेटर पाकिस्तान न्यूज़ एंड व्यूज़। अपना और पाकिस्तान का ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।